तो मतलब एक्सीडेंट होते अगर आपने एक सेडान खरीदी है और जब उसका एक्सीडेंट होगा तो वो हैचबैक बन जाएगी या हो सकता है नैनो बन जाए। हाय गाइस, हर्षित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन चैनल द ऑटो ज्ञानी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो के 1 ईयर ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। 1 साल हो गया इस गाड़ी को और अभी थर्ड सर्विस का मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो दिया था। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक कार खरीदने का कंसिडर कर रहे हो तो आपको टियागो कंसिडर करनी चाहिए या इस सेगमेंट में आप कोई और गाड़ी देख सकते हो। और मैंने पर्सनली इस गाड़ी को क्यों चूज़ किया था और क्या मेरे को अपने डिसीजन का कोई रिग्रेट है या इस तरीके की चीज़ें, और कितना एक बेसिक मेंटेनेंस कॉस्ट आता है इसको बोल सकते हैं। अभी 1 ईयर में जितना भी मेंटेनेंस कॉस्ट आया है, 3 सर्विस कंप्लीट हो चुकी हैं, तीनों सर्विस का एक मेंटेनेंस कॉस्ट का एक ओवरव्यू भी दूंगा आपको। चलते हैं गाड़ी के अंदर और वहाँ पर आपसे बात करते हैं कि कितने किलोमीटर्स क्लॉक कर चुकी है, कितना अभी तक मेंटेनेंस में खर्चा आ चुका है, और जो डीलरशिप और जो सेल्स और सर्विस के बंदों का जो एक्सपीरियंस है और सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस है बेसिकली जिस पे टाटा बदनाम है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं हम गाड़ी के अंदर और वहाँ पर आपसे बात करते हैं कि क्या इसका एक्सपीरियंस है। और अगर आप कोई गाड़ी कंसिडर करना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियोस पे भी आते रहते हैं कि आई एम बाइंग और आई एम प्लानिंग माई फर्स्ट कार, सो शुड आई गो ऑन टियागो और शुड आई कंसिडर एनी अदर ब्रांड और एनी अदर मॉडल। सो इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर और वहाँ पर आपसे बात करते हैं। तो अब अगर हम बात करें पहली चीज़ की कि अगर आप कोई गाड़ी कंसिडर कर रहे हो लेने की और आपका बजट है 6 लाख 7 लाख के आसपास का, तो आप इस गाड़ी पे क्यों जा सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले। अभी आप ये जो इस वीडियो को पॉज करते हैं और चलते हैं आपको एक फ़ोटोग्राफ की तरफ लेकर के। आप इस फोटोग्राफ को देख रहे हो, इसमें जो आपने गाड़ी की कंडीशन देखी है वो कितनी ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट हुआ था इस गाड़ी का और क्या मेजर एक्सीडेंट है। और इसमें जितने भी बंदे बैठे थे 5 लोग थे और ये पर्सनली मेरे फादर के एक फ्रेंड की गाड़ी है। तो आप गाड़ी की हालत देख करके सोच रहे होगे कि अंदर के जो बंदे हैं उनका क्या हुआ होगा। तो अंदर के बंदों को मैं बता दूं, आप एयरबैग वगैरह देख सकते हो, एयरबैग वगैरह खुल गए। तो अंदर के जो लोगों की हालत थी वो मतलब 5 लोग इस गाड़ी के अंदर बैठे थे जब इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, और 5 के 5 बंदे इस गाड़ी से जो निकले हैं उनको एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं था पूरी बॉडी पे। तो ये है एक बिल्ड क्वालिटी का प्रूफ। और टाटा मोटर्स अब वो नहीं रहा है जो लोगों ने इसकी इमेज बना रखी है, या जो पहले टाटा की गाड़ियों की वजह से या टाटा की गलतियों की वजह से जो टाटा की इमेज बनी थी, अब टाटा वो नहीं रहा है। जैसा कि आप इनकी गाड़ियों के बारे में जानते होंगे, इनकी जो हैरियर है या बाकी और कोई गाड़ियाँ हैं, तो हैरियर तो पहली बात तो जैगुआर लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन हो रही है, तो मतलब उसकी जो क्वालिटी है और टाटा का इटसेल्फ जो प्लेटफॉर्म अब बन करके आया है वो मतलब काफ़ी अच्छा है। अब अगर आप कंसिडर कर रहे हो कोई और ब्रांड लेने का, तो मैं पहली बात आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जाकर के अपने पैसे जो आपने मेहनत से कमाए हैं उनको आप किसी टिन कैन कंपनी को दे करके चले आओ और सिर्फ आप कॉस्मेटिक चेंजेस दे करके रखोगे नहीं अपने पास। क्योंकि जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या एक्चुअल जब कोई सिनारियो आता है आपकी आंखों के सामने, तो जो कॉस्मेटिक्स हैं वो उतना मैटर नहीं करते हैं जितना उसके सेफ्टी फीचर्स मैटर करते हैं, जितना गाड़ी की बिल्ड मैटर करती है। तो पर्सनली मैं इस गाड़ी को लेने के पहले जो मेरा कंसिडरेशन होती है, क्योंकि कार एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेने के टाइम आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ यार रिश्तेदार होते हैं, वो कई चीज़ें आपको बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। और कुछ लोगों के तो घर में रिवाज है कि अगर पिताजी ने टिन कैन चलाया है तो बेटा भी टिन कैन लेगा। क्योंकि जो आपके फादर ने टिन कैन चलाई होगी वो टिन कैन नहीं था, वो एक्चुअल ब्रांड थी जो हम पहले जानते थे जिसको। लेकिन अब वो जो ब्रांड हो गई, जब से फरेरो रोशर और बुके देने लगे हैं, तब से जो टिन कैन की हालत है वो मतलब एक्सीडेंट होते अगर आपने एक सेडान खरीदी है और जब उसका एक्सीडेंट होगा तो वो हैचबैक बन जाएगी या हो सकता है नैनो बन जाए। तो ये मैटर करता है आपकी गाड़ी लेने के पहले गाइस। तो अगर आप कोई हॉली मॉली ब्रांड ले रहे हो तो आपका पक्का है सिरदर्द हैपन गाइस, और सिरदर्द हैपन तो फिर बहुत सारा पैसा खर्च होइंग हैपन गाइस। तो आप टिन कैन पे ना जाओ। अगर आप कोई और ब्रांड कंसीडर करना चाहते हो आप हुंडई ले सकते हो, हुंडई काफ़ी अच्छा कर रहा है अपनी गाड़ियों को लेकर के। अगर आप रेनॉल्ट लेना चाहते हो आप रेनॉल्ट पे जा सकते हो, काफ़ी अच्छा इंजन है उनके पास। तो अभी अगर हम बात करें कि अगर आपकी पहली गाड़ी है या अगर आप कोई सेकंड गाड़ी कंसीडर करना चाह रहे हो, आपका बजट कम है, तो आपको क्या टियागो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए पर्सनली अभी तक मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी से, मैंने अपने कितने फ्रेंड्स को टियागो सजेस्ट करी है, मेरे रिलेटिव्स को मैंने टियागो सजेस्ट करी है और उन लोगों ने गाड़ी परचेज करी और उसके बाद वो खुश हैं अपने डिसीजन से और मेरे चॉइस से कि हाँ भाई तूने सही गाड़ी सजेस्ट करी थी, काफ़ी अच्छी गाड़ी है।
कुछ सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो नेक्सॉन में कंसिडर कर रहे थे, नेक्सॉन और वेन्यू को। मैंने उनको बोला कि आप दोनों गाड़ियां चला करके देखो, और दोनों लोगों मतलब कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे फ़ोटो शेयर करी थी कि भाई आपके सजेशन पे मैंने नेक्सॉन ली है और मतलब मैं अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगा इस गाड़ी के बारे में या टाटा के बारे में कि अगर आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो, अगर आप नेक्सॉन पे, या नेक्सॉन की बात नहीं करूँगा, अगर आप टियागो, टिगोर और एल्ट्रॉस देख रहे हो तो इनमें आपको एक इनिशियल थोड़ा सा लैग दिखेगा, जो आपको एक इनिशियल लैग होता है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है लेकिन उसके बाद भी 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन है जो आपको जनरेट करके देता है 83-84 bhp ऑफ पावर। तो मतलब एक इनिशियल लैग को अगर हम किनारे कर दें, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, थोड़ा सा टाइम लेता है, 4 सिलेंडर इंजन है बाकियों के पास, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास पिकअप है। भाई जब आपकी गाड़ी में वेट ही नहीं है तो पिकअप तो आएगा ही आएगा, लेकिन इनकी जो टाटा की गाड़ियाँ होती हैं उनमें वेट इतना होता है कि उस गाड़ी को 3 सिलेंडर इंजन होने के बाद भी जब उस पूरे वेट को लेकर के आगे बढ़ना होता है तो थोड़ा सा एक इनिशियल लैग मांगती है। तो वो मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, और मेरे को इतना कोई विन डीजल नहीं बनना है इस गाड़ी को लेकर के। गाड़ी होती है चलाने के लिए, सेफली अपनी जगह पर पहुँचने के लिए, और गाड़ी का जो काम है वो ये अच्छे से करती है। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा सेल्स और सर्विस का, और बाकी एसेसरीज़ का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये एक्सी वेरिएंट है। एक्सी वेरिएंट में आपको कुछ भी लगा करके कंपनी नहीं देती है, आपको सिर्फ गाड़ी मिलती है और एसी सिस्टम मिलता है गाड़ी के साथ। उसके बाद आप जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो आपका पावर विंडो है, सेंट्रल लॉकिंग है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये आप बाहर से लगवाते हो। तो मैंने बाहर से ना लगवा करके शोरूम से ही लगवाया, हालांकि है वो आफ्टर मार्केट, लेकिन इनिशियल स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी सी दिक्कतें आई थी प्रोडक्ट को लेकर के, जैसे सेंट्रल लॉकिंग कभी फेल हो जाती थी, कभी पावर विंडोज काम नहीं करते थे। उन सब चीज़ों में मेरे को जो एसआरएम मोटर्स है उसने काफ़ी हेल्प करी है। तो मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी कंप्लेंट्स करी, उनका कुछ रेजोल्यूशन निकल करके नहीं आ रहा था, लेकिन जब स्पेशली साहिल भाई जो एसआरएम मोटर्स में है उन्होंने जब पर्सनली इस मैटर को अपने हाथ में लिया, तो उसके बाद जब इसकी वायरिंग वगैरह सारी ठीक की गई, क्योंकि जो बंदों ने पहले वायरिंग की हुई थी वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी वायरिंग थी, कहीं तार छूट जाता था, कभी अंदर से कोई कपलर निकल गया। ऑब्वियस है कि अगर आपका कोई कपलर निकल गया या वायरिंग निकल गई है तो आपका जो मैकेनिज्म है वो काम नहीं करेगा। लेकिन मेरा तहे दिल से शुक्रिया है एसआरएम मोटर्स को, स्पेशली साहिल भाई को, सुनील भाई को, और जो हमारे जीएम सर हैं सर्विस के, उनको। और मतलब क्या काम हो रहा है एसआरएम मोटर्स पे। अगर आप लखनऊ या आसपास के हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसआरएम मोटर्स रिंग रोड पर आकर के अपनी सर्विस वगैरह करा सकते हो, या अगर आप कंसिडर कर रहे हो कोई नई गाड़ी लेने का, आकर के वहाँ पर बात वगैरह कर सकते हो और मेरा रेफरेंस दोगे तो आपका काम हो सकता है थोड़ा और ईजिली हो जाए, या जो असिस्टेंस आपका थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। और अगर आप सर्विस पे जा रहे हो तो आप सुनील भाई से मिलकर के मेरा रेफरेंस दे सकते हो। इस गाड़ी की एक चीज़ है जो शायद आपको थोड़ी सी अनोइंग लग सकती है या आपको अच्छी नहीं लग सकती है, तो वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। इसके अंदर जो केबिन नॉइज़ है, जो लोग बोलते हैं केबिन नॉइज़ आता है, हाँ मैं मानता हूँ इस गाड़ी के अंदर केबिन नॉइज़ आता है, लेकिन अगर आप अपना गाना वगैरह प्ले कर रहे हो या 2-4 जने बैठे हो बात करते जा रहे हो तो आपको नॉइज़ पता नहीं चलेगी। लेकिन मैं एक बार आपको शांत माहौल में गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। केबिन के अंदर सारे शीशे वगैरह अभी भी बंद हैं, और अभी मैं आपको इंजन स्टार्ट करके आवाज़ सुनाता हूँ इस गाड़ी की। तो अभी आप सुनिएगा, मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये फ्यूल पंप की आवाज़ थी, ये देख रहे हैं आप जो आपको नॉइज़ सुनने को आ रही होगी, आई थिंक कि माइक में आ रही हो। मैं थोड़ा सा रेव करता हूँ आपको। तो अंदर जो केबिन नॉइज़ है वो हल्का सा आता है, और वाइब्रेशन कुछ नहीं है। देखिए मैं स्टीयरिंग को पकड़ रहा हूँ और स्टीयरिंग पे भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। और अगर आप आगे देखोगे तो आगे भी किसी भी चीज़ पे आपको कोई वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है। बाकी और कोई प्रोडक्ट में इनके कोई दिक्कत नहीं है। केबिन नॉइज़ है वो थोड़ी सी आती है, तो अगर आप केबिन नॉइज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप ये गाड़ी ले सकते हो। और केबिन नॉइज़ मेरे हिसाब से सेफ्टी, कम मेंटेनेंस, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छा म्यूज़िक सिस्टम, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो हर चीज़ में बुराई अच्छाइयाँ होती हैं। जैसे टिन कैन में सिर्फ बुराइयाँ हैं, इसमें आपको अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयाँ मिलेंगी। और अब अगर हम बात करेंगे कि सर्विस पे अब तक मेरा कितना खर्चा आ चुका है, तो ये होता है मेन क्वेश्चन। तो पहली सर्विस पे मेरा 0 कॉस्ट गया था, क्योंकि गाड़ी मेरी कम चलती है, तो कोई रिप्लेसमेंट हुआ नहीं था, सिर्फ बेसिक चेकअप हुए थे और गाड़ी को छोड़ दिया गया था। सेकंड सर्विस की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड सर्विस पे मैंने इंटरनल सैनिटाइजेशन कराया था। इंटरनल सैनिटाइजेशन कराने का मैंने शायद 550 या 600, 650 रुपये जो भी लगा हुआ, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो मैंने दिया था। तो वो सर्विस कॉस्ट नहीं होती है, तो वो भी 0 पे गया। और अगर हम थर्ड सर्विस की बात करेंगे जो अभी मैंने ली है, तो वो मैंने सिल्वर AMC
उसी के अंडर में सर्विस कराई होगी, मेरे को पड़ी थी 3409 रुपये की। तो उसमें मेरा जितना भी चेंजेस थे, ऑयल चेंज और बाकी अलाइंग बैलेंसिंग और जो वेट वगैरह लगते हैं बैलेंसिंग के टाइम पे, वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट क्या, मतलब 3409 रुपये के सिल्वर AMC में सब कुछ कवर्ड था, एक्स्ट्रा मैंने कोई रुपये उसमें नहीं दिया। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि ये गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए या कोई और ब्रांड आपको कंसिडर ना करके टाटा क्यों लेना चाहिए, और बेसिक चीज़ कि भैया देती कितना है, एवरेज क्या है, और सिटी में कितना निकाल रही है, हाईवे पे कितना निकाल रही है। तो जो एवरेज की अगर हम पहले बात करेंगे तो एवरेज जो इसका निकल करके आता है वो अगर हम सिटी में बात करेंगे तो देखिए एवरेज जो है वो मैं अपनी कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि एवरेज जो है वो आपके ड्राइविंग पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ड्राइव कर रहे हो, आपका ABC पेडल्स के बीच में तालमेल कैसा है, और आपका गियर शिफ्टिंग कैसी है, आपके शहर में ट्रैफिक का क्या कंडीशन है, आप जिस रूट पर जा रहे हो वो रूट कैसा है, अगर ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन है, हाईवे है, स्टेट हाईवे है, तो उस पर भी आपका एवरेज डिपेंड करता है। लेकिन मेरे को पर्सनली जो एवरेज निकल करके आ रहा है वो सिटी के अंदर में लगभग 17-18 के आसपास, कभी कभार 20 भी निकल जाता है। और अगर हम हाईवे की बात करेंगे तो हाईवे पे मेरे को 25-26 के आसपास आराम से दे देती है, और ये पेट्रोल इंजन है, और पेट्रोल इंजन पे इतना एवरेज मेरे हिसाब से अभी कोई और सेगमेंट नहीं दे रहा होगा टिन कैन को छोड़ करके, क्योंकि टिन कैन पे मतलब टिन कैन के बारे में मतलब मैं बात भी नहीं करूँगा। और अगर आप बात करोगे हुंडई की या बाकी और ब्रांड की तो नो डाउट उनकी गाड़ियाँ अच्छी हैं, उनके प्रोडक्ट में दम है, लेकिन हुंडई का जो एवरेज है उसमें मतलब मेरा जो पर्सनली जो मेरे दोस्त लोग हैं उनके पास i10 है, और एक जानने वालों के पास हमारे वेन्यू भी है। तो वेन्यू का एवरेज अगर आप सुनोगे तो मतलब वेन्यू 9 का एवरेज दे रही है शहर में ऑटोमेटिक होने के बाद। और मतलब पर्सनली अगर आप चाहोगे तो मैं उनका एक इंटरव्यू भी आपको करके दिखाऊंगा और उनका MID वगैरह दिखा दूंगा आपको कि भैया वेन्यू 9 का एवरेज दे रही है। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरे कहने और मेरे मतलब सिर्फ मेरे कहने पे उन्होंने नेक्सॉन ली वेन्यू और बाकी गाड़ियों को छोड़ करके, और वो अपने डिसीजन से आज खुश हैं। उनको 6-7 महीने हो गए गाड़ी चलाते हुए, 3-4 महीने हो गए कुछ लोगों को गाड़ी चलाते हुए। तो मतलब उन लोगों का आज तक उनका कहना ये है कि मेरे को रिग्रेट नहीं हुआ भाई ये गाड़ी लेने के बाद। और अगर आप टाटा की गाड़ी देखना चाह रहे हो तो टाटा वो नहीं रह गया है जो लोगों ने इसकी इमेज बना रखी है या जो पहले इमेज थी। टाटा अब दिन पर दिन इम्प्रूव करता जा रहा है और जो इनका प्रोडक्ट है वो काफ़ी अमेजिंग है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक गाड़ी कंसिडर कर रहे हो तो आप टियागो ले सकते हो। अगर आपका थोड़ा बजट ज़्यादा है या प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में जाना चाहते हो तो आप एल्ट्रॉस को भी कंसिडर कर सकते हो, वरना आप उनकी नेक्सॉन पे भी जा सकते हो। मतलब टाटा की गाड़ियाँ, मतलब मेरी अगली गाड़ी जो आएगी वो भी टाटा ही होगी। नो डाउट उनके प्रोडक्ट में बहुत दम है। और कुछ सर्विस स्टेशंस जो हैं वो थोड़े से शैतानी करते हैं, या कुछ सर्विस सेंटर्स हैं जो कुछ थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं जिसकी वजह से अभी भी नाम ख़राब है। तो मेरे हिसाब से टाटा इनका भी कुछ करेगा बहुत जल्द, और टाटा को इनका भी कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो बदनाम हो रहा है। तो अगर आप लखनऊ या आसपास के हो तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि आप SRM मोटर्स आकर के अपनी सर्विस वगैरह करा सकते हो। काफ़ी अच्छी सर्विस है। सर्विस डिपार्टमेंट में आप सुनील भाई से मिल सकते हो और मतलब आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। और सर्विस काफ़ी अच्छी है वहाँ की, पर्सनली बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद अगर आप कंसिडर कर रहे हो टियागो तो आपको टियागो लेनी चाहिए। मेरे को आज तक कोई रिग्रेट नहीं हुआ। 2000 के आसपास किलोमीटर रन कर चुकी है, और इसका जो एसेसरीज जो मैंने लगवाई थी उनका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं एक नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है या इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें। आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर अगर प्लान कर रहा है टियागो का और उसको कुछ डाउट्स हैं तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हो, उसको हेल्प करेगी। और अगर आप कोई और गाड़ी सोच रहे हो, जैसे कि आप क्विड सोच रहे हो या आप टिन कैन पे जाना चाह रहे हो, तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि टिन कैन पे मत जाइएगा। क्योंकि टिन कैन का हिसाब ये होता है कि अगर आपने सेडान खरीदी तो जब उसका एक्सीडेंट होता है तो वो ऑटोमेटिकली हैचबैक बन जाती है, तो फिर आपका सेडान का मज़ा ख़त्म हो जाएगा, वो हैचबैक रह जाएगी। तो किसी भी हॉली मॉली ब्रांड में मत जाइए। अगर आपको लेना है तो आप हुंडई ले सकते हो। अगर आपको एवरेज का कोई इशू नहीं है, आपकी कम रनिंग है, तो आप हुंडई पे जा सकते हो। वरना आप रेनॉल्ट कंसीडर कर सकते हो, आप टाटा कंसीडर कर सकते हो, पोलो ले सकते हो। काफ़ी मतलब उस गाड़ी का मतलब VW का तो लेवल ही अलग है गाड़ियों का। आप VW ले सकते हो अगर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट पे कोई दिक्कत नहीं है तो। वरना आप अगर आपका छोटा मोटा बजट है, अगर आप पहली गाड़ी ले रहे हो तो आपके लिए टियागो बेस्ट होने वाली है। और इसका एक ओवरऑल जो एसेसरीज का एक्सपीरियंस है वो बहुत जल्द आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड।